अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शहज़ादी इरम और मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। अभी कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर मायला होंगी। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती है फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ माइला सिंह। मेरी आवाज आ रही है? यस यस डॉक्टर मायला, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है सेरिब्रल पॉल्सी। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। असल में सेरिब्रल पॉल्सी जो है कि इंग्लिश सर्जन ने जो सबसे पहले इसके बारे में लिखा है, तो इसके बारे में दो वर्ड्स का यूज किया गया था 1816 में। एक तो सेरिब्रल पैरालिसिस और दूसरा लिटल्स डिजीज। ये जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं बच्चों की, इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इनकी डिस्टर्बेंस है मूवमेंट और पोस्चर में। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट जो है इनके पोस्चर्स और मूवमेंट में जो हमें डिस्टर्बेंसेस नजर आ रही हैं, ये सारा कुछ सेरिब्रल पाल्सी की वजह से है। ओके, हॉकनबेरी और विल्सन के मुताबिक अगर हम सेरिब्रल पाल्सी के बारे में देखें तो सेरिब्रल पाल्सी जो है एक परमानेंट डिसऑर्डर है आपकी मूवमेंट और पोस्चर की डेवलपमेंट का। ठीक है, जो कि आपकी एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है। अब इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की लोअर एक्सट्रीमिटीज जो हैं, दोनों जो लेग्स हैं वो अफेक्टेड हैं सेरिब्रल पाल्सी की वजह से, तो उसकी मूवमेंट तो खुद ब खुद ही लिमिटेड होगी, वो चलने से कासिर हो गया। तो इसी तरह अगर दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें हम, सेरिब्रल पाल्सी जो है एक ऐसा मोटर डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी सेंसेशन के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, परसेप्शन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन और बिहेवियर के अंदर। उसके अलावा आपकी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और एपिलेप्सी भी। और एपिलेप्सी के बारे में सबको ही आइडिया होगा कि मिर्गी जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, कि आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर अगर हम मेडिकल डिक्शनरी .com के मुताबिक देखें तो सीपी की जो टर्म है वो नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट है के लिए यूज होती है। अब नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो कि एक ही जगह लोकेटेड रहते हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं करते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सीपी की वजह से किसी बंदे की एक लेग अफेक्टेड है तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब उसकी जो इलनेस है वो प्रोग्रेस करती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती जाएगी। सीपी जो है उसके अलावा मायोक्लिनिक.com के मुताबिक देखें तो एक ऐसा डिसऑर्डर है मूवमेंट का जिसके अंदर आपकी मसल टोन का पोस्चर खराब होता है। ठीक है, और ये वजह क्या होती है इसकी कि आपका ब्रेन जो है इसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, मोस्ट ऑफन दोबारा यानी कि बर्थ से पहले ज्यादातर मसले होते हैं जिनकी वजह से सीपी होती है। ठीक है, अगर हम इसके एटियोलॉजी देखें यानी कि कॉजेस देखें तो इसमें डिफरेंट कॉजेस आ देते हैं, एक प्रीनेटल, पोस्टनेटल और ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, अगर हम प्रीनेटल यानी कि बिफोर बर्थ में देखें तो कौन सी अबनॉर्मेलिटीज हैं? कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर, इन्फेक्शन हो सकता है मदर के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, और ड्यूरिंग बर्थ में कौन सी चीजें आती हैं हमारे पास? ब्रेन इंजरी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से, और अगर लेबर में डिफिकल्टी हो गई है, लॉन्ग लेबर हो गई है तो इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है और फिर भी सीपी हो सकता है। अगर हम आफ्टर बर्थ में बात करें तो इन्फेक्शन जो है ब्रेन के अंदर होना ये वजह बन सकती है, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस जो है ये दोनों के दोनों जो है ब्रेन के डिसऑर्डर हैं, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होते हैं। और वैसे इनकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेन टॉपिक हमारा सीपी है, तो वैसे मैंने आपको आइडिया हो जाए इसलिए बताया। उसके अलावा हेड ट्रॉमा जो है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ब्रेन हेमरेज हो गए। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर 1000 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं वो सीपी के साथ अफेक्टेड होते हैं। अब अगर हम देखें प्रीनेटल कॉजेस कौन से हैं, मैटरनल और जेस्टेशन। अच्छा, मैटरनल और जेस्टेशन में क्या डिफरेंस है? मैटरनल यानी कि उस वुमेन की हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और जेस्टेशनल क्या होता है? जेस्टेशनल वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि कॉन्सेप्शन और बर्थ के दरमियान का होता है।
ठीक है, जिसके दौरान जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो रही है और वो मदर के यानी कि इनसाइड बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। अब हम देखते हैं कि मैटरनल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैटरनल में अगर पेरेंट को यानी कि मदर को डायबिटीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, अगर वो ज्यादा देर उसका एक्सपोजर रहता है रेडिएशन के करीब, वो टॉक्सिन्स यूज कर रही है, मेल न्यूट्रिशन है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, सीजर्स हैं, उसको इन्फेक्शन है कोई, उसका इनकम्पिटेंट सर्विक्स है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, या उसका जो प्रीवियस चाइल्ड था उसकी वो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज थी, या जो प्रीवियस चाइल्ड था उसकी प्रीमेच्योर बर्थ थी, या उसने कोई ऐसी मेडिकेशन यूज की जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है इनकी जो रिलीज में जो है डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गई इनकी ग्रोथ में और रिलीज में, फिर स्वेयर प्रोटीन एरिया हो गया। अच्छा, बाकी सारी चीजें तो सिंपल थी, आपको समझ आ गई होंगी। अब ये स्वेयर प्रोटीन एरिया क्या है? असल में जब आपकी यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको हम स्वेयर प्रोटीन एरिया कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या करता है, या किडनी में मसले पैदा करता है, किडनी में मसले पैदा करेगा आगे जाके फिर, और इनडायरेक्टली ये सीपी को में भी एक अहम रोल प्ले करता है सीपी को बनाने में। फिर अगर जेस्टेशनल की बात करें तो जेस्टेशनल में क्या आ जाती हैं, क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, जब बेबी ग्रो कर रहा है उस पीरियड के दौरान जेनेटिक सिंड्रोम हो सकते हैं। उसके अलावा टेराटोजेंस एक्चुअली में कोई भी ऐसा एजेंट जो कि एबनॉर्मेलिटी कोज करे फीटल को, उन सबको हम टेराटोजेंस बोलते हैं। उसके अलावा RH इनकम्पैटिबिलिटी इन्फेक्शंस। RH इनकम्पैटिबिलिटी इन्फेक्शंस किस तरह से होते हैं भाई? अब देखो, जो बच्चा है फॉर एग्जांपल उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। अगर इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए यानी कि मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड हो जाए, प्लेसेंटा को कोई मसला हो गया, तो वो भी सीपी हो सकती है बच्चे को, ठीक है। और ये तो अगर वर्स हो जाए तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। उसके अलावा कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस हैं, फीटल डेवलपमेंट अबनॉर्मेलिटीज हैं, आपके प्लेसेंटा की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रीनेटल कॉजेस जो हैं आपकी सीपी के बाइस बन सकते हैं। उसके अलावा लेबर और डिलीवरी की बात करते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी हुई तो भी बच्चे को सीपी के चांसेस हैं। प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, फिटल हार्ट रेट, डिप्रेशन, और उसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अबनॉर्मल है। लॉन्ग लेबर हुई थी, प्री क्लैम्सिया हुआ था और एफेरिया हुआ था। एफेरिया को हर किसी को पता होगा, ये एक स्पीच डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जबकि प्री क्लैम्सिया जो है ये क्या होता है? प्री क्लैम्सिया असल में होता है प्रेगनेंसी जो है आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, किसकी वजह से? आपके ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। तो ये असल में साइंस होते हैं कि आपका कोई भी बॉडी का बड़ा ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है। इसमें हमारे पास जो बड़े ऑर्गन्स है उसमें क्या आ जाता है, हमारे पास लीवर आ जाता है, किडनी आ जाती है जो डैमेज हो सकती है, और हार्ट भी डैमेज हो सकता है। उसके अलावा अगर पोस्टनेटल की बात करें, इसमें क्या है कि चाइल्डहुड कॉजेज में है, इसमें है अगर किसी को ब्रेन इंजरी हो गया, ब्रेन इंजरी के साथ मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, दोनों ही ये भी ब्रेन की इंजरीज का ही नाम है, लेकिन इन्फ्लेमेशन होती है इनमें। फिर उसके अलावा टॉक्सिन्स हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या कोई ऐसी ब्रेन इंजरी जो अंदर तक जख्म कर दे दिमाग में। फिर उसके अलावा आपके इन्फेक्शन हैं और स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या होता है कि स्ट्रोक तब होता है जब आपका जो ब्लड है ना उसका प्रेशर जो है ब्रेन में रिड्यूस हो गया, ब्रेन में ठीक तरह से ब्लड नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो उस शॉक में एक स्ट्रोक का झटका, यानी कि आपके जो पेशेंट है उसमें ब्लड की जब इंटरप्शन होती है तो जो कंडीशन बनती है फिर तो वो स्ट्रोक होती है। उसके बाद कुछ कॉमन मेडिकल एरर्स हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी जो है उसको कोज करते हैं। एक तो अगर आपने ड्रग्स जो हैं वो दी हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन दी हैं जिसमें हैवी किस्म की ड्रग्स थी बच्चे को, तो वो भी उसको सीपी का कोज यानी कि बन सकती हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है, स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीपी हो सकती है बच्चे को। उसके अलावा आपने उसकी जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट नहीं किए, वो भी आपकी जो है सीपी के पेशेंट सीपी का पेशेंट बन सकता है आपका बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन तरह की सीपी है, एक तो स्पास्टिक, एक डिस्काइनेटिक और एक एटेक्सिक। जबकि दो तरह के हमारे ब्रेन के अंदर ट्रैक्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, एक पैरामिडल और एक एक्स्ट्रा पैरामिडल। ये दोनों जो ट्रैक्स हैं ब्रेन के, फॉर एग्जांपल अगर पैरामिडल वाला ब्रेन का जो ट्रैक है वो अफेक्टेड है ना, तो ये स्पास्टिक सीपी होनी है।
और स्पास्टिक सीपी में आगे टाइप्स क्या है, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो हेमीप्लेजिया को अगर आप देखें तो आपकी जो बॉडी की एक साइड है वो अफेक्टेड होगी, यानी कि एक आर्म और एक लेग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डार्क कलर है ना, डार्क कलर स्वेयरनेस को शो कर रहा है, जबकि जो लाइट कलर है इसका मतलब है कि अफेक्टेड है बॉडी पार्ट्स लेकिन माइल्डली अफेक्टेड है, जबकि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बॉडी को शो कर रहा है। अब फर्स्ट पिक्चर में हेमीप्लेजिया के साथ जो पेशेंट है वो उसकी एक साइड जो है वो सिवियरली अफेक्टेड है। फिर डायप्लेजिया में अगर हम देखें तो लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि उसकी दोनों लेग्स सिवियरली अफेक्टेड है, जबकि दोनों आर्म्स भी अफेक्टेड है बट माइल्डली अफेक्टेड है। फिर क्वाड्रिप्लेजिया की बात करें, उसके हेड के अलावा पूरी बॉडी अफेक्टेड है, बट लेग्स जो है वो सिवियरली अफेक्टेड है, लेकिन जो अपर वाली बॉडी है ना वो माइल्डली अफेक्टेड है। फिर अगर हम डिस्काइनेटिक और एटेक्सिया की बात करें, इसको मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में ज्यादा सही से एक्सप्लेन करूंगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी उसमें। अच्छा, अब स्पास्टिक की बात करें तो स्पास्टिक में क्या होता है, एक तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है सीपी की, और दूसरा ये है कि इसमें आपके मसल्स जो है ना उन पे इफेक्ट होता है ज्यादा, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एटेक्सिया हमने ऊपर मैंने कहा था आपको नीचे बताऊं, तो ये एटेक्सिक जो है इसमें क्या होना है, आपका पुअर सेंस ऑफ बैलेंस, और ये ऑफन कॉजिंग फॉल्स एंड स्टम्बल्स, यानी कि आप देखें आपका जो बैलेंस है ना वो ही ठीक नहीं रहना, आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन जब ठीक नहीं रहेगी आपका बैलेंस खराब होगा। ठीक है, आप अक्सर गिर जाएंगे, आपकी बॉडी लड़खड़ाना शुरू कर देगी, ठीक है, झटके लगना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा अगर एथिड्रॉइड की बात करें तो कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ लिम्स, हेड्स एंड आईज, जैसे कि हमने अपनी लिप्सिंग में बात की कि जैसे बिल्कुल आपकी अनकंट्रोल्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह इसमें क्या होता है कि आपका कांस्टेंट एक तो चलता रहता है और दूसरा अनकंट्रोल्ड मोशन आपके हाथों, पाँवों और टांगों, ये सबका मसला बनता है। रिजिडिटी, टाइट मसल्स दैट रेजिस्ट एफर्ट टू मेक देम मूव, आपके मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं कि आपकी मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। ट्रिमर, अनकंट्रोलेबल शेकिंग इंटरफेयरिंग विद द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अनकंट्रोलेबल शेकिंग यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोगों को, उनको जिनको राशा वगैरह होता है, लेकिन वो तो अलग चीज होती है, लेकिन असल में ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे उनका हैंड शेक कर रहा होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको खुद से वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उसको नहीं रोक पाते। इसी तरह इनमें क्या होता है, एक अनकंट्रोलेबल शेकिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि इनकी कोऑर्डिनेशन में इंटरफेयर करती है। फिर अगर हम सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स को फिर से देखते हैं, स्पास्टिक जो है पिरामिडल, पिरामिडल मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रेन के अंदर दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, और ये पिरामिडल ट्रैक्स के रिलेटेड है स्पास्टिक वाली सीपी। ठीक है, इसमें हमारे पास परसिस्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, इसका क्या मतलब है, अब देखें हमने रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा पढ़े हुए हैं। जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसके पास बेबिनकीज रिफ्लेक्स और कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कुछ टाइम के लिए उसमें होना जरूरी होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका खत्म हो जाना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सीपी के पेशेंट्स होते हैं ना, इनके वो रिफ्लेक्सेस जारी रहते हैं बड़ी एज तक भी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्स जब जारी रहते हैं तो उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोलेबल नहीं रहती, ठीक नहीं रहती, उनका पोस्चर खराब होता है। ऊपर हमने टाइप्स जो है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी की हमने पढ़ ली है, जिसमें हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, ये मैंने सारी आपको पिक्चर्स के साथ बताई हैं। उसके अलावा मोनोप्लेजिया जो है और पैराप्लेजिया ये एक नहीं है। मोनो का वर्ड हमेशा वन के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब मोनो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वन एक्सट्रीमिटी इफेक्ट होगी, और पैराप्लेजिया के अंदर इसमें सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो अफेक्ट होंगी। बाकी मैंने आपको सारी ऊपर पिक्चर्स के साथ बता दी है। उसके अलावा ये आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं स्पास्टिक के जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे, यानी कि उनकी जो मूवमेंट्स है ना वो लिमिटेड हो चुकी हैं। अब ये जो फर्स्ट वाली जो गर्ल है वो सिर्फ टिप टो मूवमेंट में मूव कर सकेगी, क्योंकि उसकी ये जो जिस बॉडी पर सारी लाइनिंग की हुई है वो सारी अफेक्टेड है, वो अपनी नॉर्मल साइड को यूज करते हुए मूव कर रही है। जबकि साथ जो बच्चा है इसकी दोनों ही टांगे अफेक्टेड है, तो वो स्टिक्स को यूज करके चलने की कोशिश कर रहा है। जबकि ये जो थर्ड पे जो लड़का है ये खुद नहीं चल सकता बगैर किसी सहारे के, क्योंकि इसकी चारों की चारों एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो अफेक्टेड है। ठीक है, ये अगर कोशिश भी करेगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इनके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो चुके हैं इसके।
ठीक है। फिर डिस्काइनेटिक को हम देखते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर के साथ। ये हमारे जो एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक्स हैं, अगर उनमें कोई मसला होता है तो वो डिस्काइनेटिक जो है सीपी उसको पैदा करेगा। अब एथिटॉइड में हमारे क्या होने, सिंपली जो है इनवॉलेंट्री, इररेगुलर और जर्की मूवमेंट्स होने हैं, एथिटॉइड जिसको होगी सीपी। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी मूवमेंट्स इस तरह से हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, वॉर्म लाइक हो जाएंगी। ठीक है, राइटिंग मूवमेंट्स जो है वो ठीक नहीं रहेंगी आपकी एक्सट्रीमिटीज जो है इन्वॉल्व, ट्रंक, नेक, फेशियल मसल्स, टंग, इन सब की मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी नॉर्मल नहीं रहेंगी, स्टेबल नहीं रहेंगी। डिस्टोनिक क्या होता है, स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज, एबनॉर्मल पोस्चर, यानी कि कंप्लीटली आपका पोस्चर एबनॉर्मल हो जाएगा डिस्टोनिक में। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेरेंजियल ओरल मसल्स कॉजिंग ड्रूलिंग इन डिसआर्थरिया। अब ड्रूलिंग क्या होता है, ड्रूलिंग आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा, उनमें एक रिफ्लेक्स होता है कि जब उनकी, यानी कि अक्सर वो जुबान बाहर निकाल रहे होते हैं और अंदर से सारा सलाइवा भी बाहर निकल रहा होता है। ठीक है ना, इसको हम ड्रूलिंग मूवमेंट कहते हैं। ये कुछ टाइम के लिए उनमें होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है जैसे वो बड़े होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ड्रूलिंग मूवमेंट है ना वो एंड तक रहती है, जिसकी वजह से उनको स्वेलिंग में भी मसला होता है। ठीक है, उसके अलावा डिसार्थरिया भी है जो स्पीच उनकी ठीक नहीं रहती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्काइनेटिक के अंदर। ये देखें आप, अब इस बच्चे का कंडीशन देखें, ये जो है ना सिवियर एथिटोसिस के साथ है। इसके मुंह में आप अगर गौर करें तो इसके मुंह से थूक निकलती हुई दिखाई देगी, इसके ड्रोलिंग मूवमेंट्स हैं। दूसरा, इसका पोस्चर भी कंप्लीटली खराब है, उसका बैलेंस है ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन रही नहीं बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर एट एग्जिट की अगर बात करें तो वाइट बेस्ड गेट। वाइट बेस्ड गेट कैसी होगी, यानी कि उसका चलने का स्टाइल शराबियों की तरह होगा, यूं खोल खोल के चल रहा होगा। ठीक है ना, तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म पुअरली। अच्छा, जो वो मूवमेंट्स दोबारा रेपिटेटिव मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट्स को दोबारा रिपीट कराएंगे, लेकिन वो भी उसने पुअरली रिपीट करनी है और वो जल्दी जल्दी मूवमेंट्स है वो करने की कोशिश करेगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज व्हेन द चाइल्ड रीचेस फॉर ऑब्जेक्ट्स, उसकी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, सिंपल। ठीक है, अब ये देखें, ये उसकी मूवमेंट्स दिखाएंगे कि किस तरह से वो चल के इधर आई है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये सारी ये शराबी की जैसे मूवमेंट होती है वैसी मूवमेंट्स हो जाती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फिजिकल साइंस क्या है। अब देखिए, अगर हमने चेक करना हो कि इस बच्चे को सीपी है या नहीं है। ठीक है, 3 months ऑफ एज का अगर बच्चा है तो उसका हेड कंट्रोल अगर पुअर है तो ये साइन है सीपी का। ठीक है, स्टिफ हो गई और रिजिड आर्म्स और लेग्स, उसकी अगर आर्म्स और लेग्स दोनों है वो अकड़ गई हैं और सख्त हो गई हैं तो इसका मतलब है उसको सीपी है। पुशिंग अवे और आर्चिंग बैक, या तो वो आगे की तरफ गिर रहा है और या नीचे की तरफ गिर रहा है, पीछे की तरफ, तो इसका भी मतलब है उसको सीपी है। फ्लोपी और लिम्ब बॉडी पोस्चर, ये इस तरह का पोस्चर होता है कि बच्चा जो होता है ना उसकी बॉडी अकड़ी हुई और वो स्ट्रेट सी बॉडी कर लेता है, वो नॉर्मल बॉडी नहीं लगता है इसमें, इस पोस्चर में। फ्लिप और लिम्ब बॉडी, फ्लोपी और लिम्ब बॉडी पोस्चर। कैन नॉट सिट विदाउट सपोर्ट बाय 8 months, अगर 8 months का बच्चा है और वो अपने आप यानी कि सपोर्ट के बगैर नहीं बैठ रहा तो उसको भी चांसेस है कि इसको सीपी है। uses only one side of the body or only the arm to crawl, ठीक है, सिर्फ एक साइड ऑफ यानी कि सिर्फ बॉडी की एक साइड यूज करेगा और सिर्फ आर्म यूज करेगा क्रोल करने के लिए, वैसा टांगे पीछे से सीधा आगे आएगा, उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भी सीपी के पेशेंट की निशानी है। क्लेंच्ड हैंड्स आफ्टर फीमेल, हैंड क्लेंच्ड होना, आपने कभी छोटा बच्चा देखा होगा तो उसको देखा होगा कि उसकी मुट्ठी बंद होती है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो खोले। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है ये कुछ टाइम के बाद जैसे वो बड़ा होता है तो वो इस काबिल हो जाता है खोलने, तो वो इतनी जोर से अपना मुट्ठी नहीं बंद करता अपनी। ठीक है, क्लेंच्ड हैंड का मतलब है इतनी जोर से बंद करना, आप जोर भी लगा रहे हैं तो नहीं खुल रही। ठीक है, तो ये भी एक सीपी की निशानी है। लेग सीजरिंग का मतलब है कि टांगों को क्रॉस करना, सीजर्स मतलब झटके। सेंसरी इंपेयरमेंट किस में आ जाती है, हेयरिंग और विजन में। ठीक है, अगर उसकी इंपेयरमेंट है तो ये भी पॉसिबल है कि उसको सीपी। आफ्टर 6 months ऑफ एक परसिस्टेंट टंग थ्रस्टिंग, टंग थ्रस्टिंग क्या होती है, टंग थ्रस्टिंग ये होती है कि अगर देखें एक बच्चे की ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो अपनी जो टंग है ना, जब भी उसको कुछ खाने के लिए उसके मुंह में डालेंगे, उसने जो अपनी टंग है ना उसको फॉरवर्ड मूव करना है अपने अपर और लोअर टीथ के दरमियान। ठीक है, और इसकी वजह से वो ठीक से फूड को स्वेलो भी नहीं कर पाते और इनकी मदर्स को ये भी शिकायत होती
दिया कि ये फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्ट्रिप और उसके अलावा जो इसके अर्ली साइंस हैं क्या, स्लीप और फ्लॉपी पोस्चर्स, ये देखें, ये जो फर्स्ट पिक्चर में जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ये फ्लॉपी पोस्चर होता है। यूं बच्चा अपने हाथ पांव कड़ा लेता है और मुंह स्ट्रेट कर लेता है। एक्सेसिव लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, हाई पिच्ड क्राई, बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं और बहुत ऊंचा रोते हैं। हेड कंट्रोल इंतहाई पुअर होता है, ये सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं। और दूसरा ये जो थर्ड पिक्चर में है, ये टंग थ्रस्ट की वजह से वो सही तरह से बच्चा जो है वो फीड नहीं कर पा रहा। अब ये दो पिक्चर्स हैं, एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट है और एक नॉर्मल की, ठीक है। अब ये दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। ये बच्चा जो है ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल माइलस्टोन्स के साथ डेवलप हो रहा है यहाँ तक, और ये अब नॉर्मल, ये सीपी का पेशेंट है। तो आप सिर्फ इन पिक्चर्स को देख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि यही जो है ना आपकी हेल्प करेगी डायग्नोज करने में। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये देखें बच्चा ठीक से अपना हेड कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक से आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली ग्रो कर रहा है। और जबकि यहाँ पे हमें फ्लॉपी मूवमेंट्स नजर आ रही हैं, आपको पोस्चर नहीं ठीक से नजर आ रहा, डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी मूवमेंट्स के अंदर, उसके पोस्चर के अंदर, ठीक है। ये एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट है। उसके अलावा बिहेवियरल साइंस कौन कौन से हैं? एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी और क्राइम, ठीक है। फीडिंग डिफिकल्टीज, लिटिल इंटरेस्ट सराउंडिंग, ऐसे बच्चे अब जो होते हैं ना, इनको सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता, ये अपना ही कोई एक टॉय ले लेते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसी के साथ ना बिजी रहना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा सोते हैं। सेरिब्रल पाल्सी, हिस्ट्रिक फ्लूज, ठीक है। अब ये जो मोमेंट है ना, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से है। ये लड़की जो पकड़ा हुआ है ना जिसको, ये बच्ची जो है इसकी फ्लॉपी मूवमेंट है, ठीक है। और ये जो हैंड इतनी जोर से बंद करना है ना, इसको हम कहते हैं क्लेंच्ड हैंड, ठीक है। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट का हमारा एम क्या होता है थेरेपी का? असल में हमारी थेरेपी का एम ये है कि हम उस बच्चे को कम से कम इस काबिल बना दें कि वो अपनी सेल्फ हेल्प के काबिल हो जाए, उसकी कम्युनिकेशन कम से कम इतनी हो जाए कि वो अपने यानी कि एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए, ठीक है। उसकी अपीयरेंस को, उसकी कम्युनिकेशन को मैक्सिमम करने की हमने कोशिश करनी है थेरेपी के दौरान। फिर उसके डिफेक्ट्स जो हैं उनको, जो अभी पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर में उसको जो मसले हो सकते हैं, उनको डायग्नोज करने के बाद उसको प्रिवेंशन उसकी करना, ये सारी हमारे एम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद थेरेपी क्या, फिजिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, उसकी स्पास्टिसिटी की ट्रेनिंग कराएंगे, उसको इनवॉलंटरी मोशन जो है ये ट्रेनिंग है, उसको चलने का तरीका, उसके मसल्स को यूज करते हुए किस तरह से उन्हें मसल्स को ज्यादा ऐसे ही छोटे बच्चों को जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी करवाएंगे उनको फिजिकल थेरेपी वाले, और इस काबिल बना देंगे कि वो कम से कम अपने आप को संभालने के काबिल हो जाए, ठीक है। लेकिन जो कि हम पहले भी मैंने ऊपर भी बताया है, जो सीपी के पेशेंट है इनको हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाते, ठीक है। जिसको एक सीपी की अगर उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड हो गई हैं, हो सकता है कोशिश से बेहतर हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उसको 100% शिफा हो जाए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करेंगे हम, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए चाइल्ड की जो है इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन डेली एक्टिविटीज के अंदर वो यानी कि इंटरेस्ट पैदा करे। ऊपर हमने पढ़ा जैसे कि वो सराउंडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, तो किस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, ये सारे ऑक्यूपेशन थेरेपी वाले करेंगे। उनकी होम में, स्कूल में और कम्युनिटी में उनकी सोशल लाइफ जो है उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। किस चीज का यूज करेंगे, व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो बच्चा बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं, सीटिंग सिस्टम्स हैं, जैसा जैसा भी उनको एक सोसाइटी के अंदर किस तरह से रह सकते हैं वो दिखाएंगे, उनको सिखाएंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी कराएंगे उनकी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को टंग थ्रस्ट का मसला है या एफेलिया के साथ पेशेंट है तो उसकी थेरेपी करेंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करेंगे। उसके अलावा रिक्रिएशन थेरेपी में ये क्या किस तरह से हेल्प करेगी आपके चाइल्ड को की मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगी और इमोशनल वेलबींग के लिए काम करेगी रिक्रिएशन थेरेपी। अब यहाँ पर हम कुछ पेशेंट्स देख सकते हैं जिनकी के डिफरेंट थेरेपीज दिखाई हुई हैं, किस तरह से उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आया जा रहा है।
तो ये जैसे ये अब सीपी के साथ पेशेंट्स हैं, लेकिन इनको एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं और इनको जो है हमारी तरफ इनके डेली एक्टिविटीज की तरफ लेकर आया जा रहा है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट, अब रिसेंट जो है सेरिब्रल पाल्सी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट में ये बहुत ही ज्यादा, अभी तो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, लेकिन इसके बारे में ये है कि स्टेम सेल्स जैसे में कौन होते हैं कि हमारे जो बिल्कुल न्यू सेल्स है ना, उस बॉडी पार्ट पे जहाँ पर हमारे जो सेल्स हैं वो डाई हो रहे हैं या अभी डाई होना स्टार्ट हुए हैं या पहले से डेड हैं, तो वहां से वो सेल रिमूव करके न्यू सेल्स जो हैं उनको इंसर्ट किया जाता है, जो कि वहां पर रीग्रो होकर उस बॉडी पार्ट को यानी कि पहले की निस्बत बेहतर बनाते हैं। तो ये अभी न्यू बिल्कुल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है और इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, सीपी के पेशेंट को हेल्प मिलती है उसकी ट्रीटमेंट में। अच्छा, 10 चीजें जो हमने आज सीखी हैं और पहले मुझे नहीं पता थी, मैंने न्यू सीखी है। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो एक बिल्कुल रेयर डिजीज नहीं है, आपको बहुत सारे पेशेंट्स नजर आ जाएंगे इसके। हर 1000 बच्चों में से 2 बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ब्रेन डैमेज की वजह से ये होता है, डिफरेंट काइंड से इसकी दे आर वेरिंग द डिग्रीज, और उसके अलावा ये आपकी बॉडी स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो सकती है, या इस कदर आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल लूज हो सकता है कि आपका पोस्चर ठीक ना रहे। ये डिफरेंट हो सकती है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो चीजें जितना आप उसको मैक्सिमम जो है ठीक कर सकते हैं आप करें। उसके बाद ये मेरे पास एक स्टोरी है नमीर की, जो कि पाकिस्तानी एक बच्चा है जो कि सीपी की वजह से जिसकी चारों की चारों एक्सट्रीमिटीज टोटली अफेक्टेड है। इस बच्चे के पास सिर्फ अपना माउथ है और इसके मुताबिक इसने जो फ्रीलांसिंग में इसने अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा फ्रीलांसर बना है, और जिसने इसने बहुत सारी चीजें लिखकर अपने इनके इस काबिल हो गया कि एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ गुजार सके। उसके अलावा अगर मैं बताती जाऊँ तो सीपी जो है हर अक्टूबर 5 को मनाया जाता है सीपी का डे, और इसकी अवेयरनेस दी जाती है। और मेरी तरफ से मैसेज जो है वो ये है कि हमेशा आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान होता है जो आपसे स्मार्टर है, ठीक है, आपसे टॉलर है। ये भी पॉसिबल है उसका फेस आपसे ज्यादा प्रिटी हो, और कोई इंसान आपसे ज्यादा रिच हो सकता है, ठीक है। किसी इंसान के ग्रेड्स आपसे बेटर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं रखना। हर इंसान अपनी तरह से यूनिक वे में स्पेशल होता है, और हमने उस यूनिक वे को, अपनी यूनिकनेस को तलाश करके उस पर काम करना होता है। और लाइफ जो है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, और ये आप पर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूज करते हैं। So go out there and make most of what you have. Okay, thank you. Any question? मैम हमारा बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे अफसोस है कि ज़्यादा लोग इसकी में हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज में जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से बच्चे जो है वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत सारों के मैसेजेस आए भी, हम जो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे नेटवर्क के इशू की वजह से। तो एनीवे जितने बच्चे हमारे साथ हैं, आप में से जिसका भी कोई क्वेश्चन हो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछें जी। ओके जी, ओके डॉक्टर अमाइला, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। दैट वाज अ वंडरफुल वेबिनार मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस नाजिया एज वेल, उन्होंने इस वेबिनार को जो ऑर्गेनाइज करवाया। थैंक यू मैम नाजिया। एंड डॉक्टर अमाइला, आपको मैसेज देना चाहें? नहीं, थैंक यू। मैंने आपको मैसेज दिया है, जो अगर आप उसी पर काम करें तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जा सकते हैं। अपनी यूनिकनेस पर काम करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू अमाला। ओके एवरीबॉडी, हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, जूम की मीटिंग भी एंड होने वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।